प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पंचायती राज की प्रगति के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में किस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं ने प्रगति की, कैसे उनकी स्थापना हुई, धीरे धीरे किस प्रकार उनको अधिकार प्राप्त हुए और इस कार्य के लिए कौन कौन सी समितियां गठित की गई थी और उन्होंने कौन कौन सी सिफारिश की थी। वर्तमान में हम पंचायती राज का जो स्वरूप देखते हैं उसकी शुरुआत उस समिति से होती है जिसका नाम सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विकास सेवा का अध्ययन दल था। यानी कि उस समिति को उन दो प्रोग्रामों का अध्ययन करना था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। तो उनकी समीक्षा कर रही थी वो समिति। तो उस समिति को श्रेय जाता है और समिति का नाम था बलवंतराय मेहता समिति। इस समिति की स्थापना आयोजना परियोजना समिति ने की थी। समिति ने अध्ययन किया तो पाया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम जनता में अवक्रम की प्रवृत्ति जागृत करने में असफल रहे हैं। जब उन कार्यक्रमों की असफलता का पता लगा तो समिति ने फिर सिफारिश की कि इन कार्यक्रमों को इस वजह से सफलता प्राप्त नहीं हुई क्योंकि इनमें जनता की सहभागिता नहीं थी। अगर सरकार कोई भी कार्यक्रम, योजना या परियोजना जनहित में बनाती है, लागू करती है, तो उसमें जनता की सहभागिता का होना जरूरी है। जनता की सहभागिता प्राप्त करने के लिए मेहता समिति की बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश थी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पद्धति को अपनाया जाए। इसका दूसरा नाम था पंचायती राज। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का दूसरा नाम पंचायती राज। समिति ने ग्रामीण स्थानीय प्रशासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तो हो, पंचायती राज की स्थापना तो हो, लेकिन पंचायती राज 3 स्तरों वाला होना चाहिए। प्रथम स्तर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पंचायत समिति और तीसरा स्तर जिला परिषद। और जो मध्य स्तर है, जब पंचायत समिति है, वो खंड स्तर पर स्थापित होगी और ये सर्वाधिक प्रभावकारी स्तर होगा। बलवंतराय मेहता समिति का मानना था कि पंचायत समिति वैधानिक और निर्वाचित संस्था होनी चाहिए। पंचायत समिति का क्षेत्र ना तो इतना बड़ा होना चाहिए कि वह उसके उद्देश्य ही विफल हो जाएं, और ना ही उसका क्षेत्र इतना छोटा होना चाहिए कि मितव्यता और कार्यकुशलता में बाधा हो। पंचायत समिति का अधिकार क्षेत्र वही होना चाहिए जो एक विकास खंड का क्षेत्र है। विकास खंड यानी ब्लॉक। सरकार ने जो ब्लॉक बनाए हुए हैं विकास के लिए, एक जिले को विकास की दृष्टि से कई ब्लॉकों में बांटा गया है, उसको ब्लॉक बोलते हैं। और उन्हीं ब्लॉकों को हमने पंचायत समिति के रूप में अपना लिया है। ग्रामीण स्थानीय शासन गांव से लेकर जिले तक स्थानीय स्वशासी निकाय की त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए और ये निकाय परस्पर अवयवी रूप में श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए। ये निकाय एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। इन संस्थाओं को शक्ति और उत्तरदायित्व का अंतरण वास्तविक होना चाहिए। इनको वास्तविक रूप से शक्ति सौंपी जानी चाहिए। इन संस्थाओं को जो वित्तीय साधन उपलब्ध कराए जाएं वे समुचित होने चाहिए, पर्याप्त होने चाहिए, जिससे वे अपने उत्तरदायित्वों को कुशलतापूर्वक निभा सकें। इन स्तरों पर सभी विकासात्मक कार्य इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से कराए जाने चाहिए। ग्रामीण स्थानीय शासन की जो व्यवस्था विकसित की जाए वह ऐसी हो कि भविष्य में इससे भी अधिक शक्ति और उत्तरदायित्वों का अंतरण सरलता से किया जा सके। यानी इन संस्थाओं को ढंग से विकसित किया जाए और भविष्य में अगर इनको ज़्यादा जिम्मेदारी सौंपी जाए तो वो ज़्यादा जिम्मेदारी को सहन करने में भी सक्षम हों।
बलवंतराय मेहता समिति का मानना था कि जिला स्तर पर कोई ऐसा संगठन हो जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिले की जितनी पंचायत समितियां उनके बीच में सामंजस्य स्थापित कर सके। इसलिए समिति ने जिला स्तर पर एक जिला परिषद की स्थापना की सिफारिश की, लेकिन काम उसका इतना था कि सिर्फ और सिर्फ तालमेल बैठाना और परिवीक्षण करना। इन संस्थाओं को कोई कार्यकारी शक्ति नहीं सौंपने की अनुशंसा बलवंतराय मेहता समिति ने की थी। बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश के बाद पंचायती राज का श्रीगणेश बड़ी धूमधाम से किया गया। राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। पंचायती राज की जो व्यवस्था है, इसको 3 दृष्टिकोणों के साथ देखा जाना चाहिए। पहला दृष्टिकोण है सामुदायिक विकास के उद्देश्यों की पूर्ति का साधन। कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो गोल हैं, जो टास्क है, टारगेट है, उनको प्राप्त करने का एक साधन है। सरकार सामुदायिक विकास के लिए जो भी कार्यक्रम बनाती है या चलाती है, तो उनको कैसे क्रियान्वित किया जाए, उसकी एक मशीनरी है पंचायती राज। तो पहला तो दृष्टिकोण ये है, अर्थात ये सरकार का ऐसा अंग है जो सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को, राज्य द्वारा सौंपी गई योजनाओं को संपन्न करें। दूसरा दृष्टिकोण है पंचायती राज स्थानीय शासन है ना। पहला दृष्टिकोण तो है एक मशीन है जो सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करेगी। दूसरा दृष्टिकोण है यह एक स्थानीय शासन है, स्थानीय सरकार है, स्थानीय क्षेत्रों के द्वारा स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए बनाई गई सरकार है। राज्य सरकार और नौकरशाही के लिए उनकी भूमिका को करने वाली एक एजेंसी है, अर्थात राज्य सरकार जो भी नीति निर्धारित करती है और नौकरशाही को जो नीतियां क्रियान्वित करनी होती हैं उनको क्रियान्वित करने वाली ये एक एजेंसी है। लेकिन निम्न स्तर के ग्रामीणों के लिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। जो गांव के स्तर पर जो राजनीति करते हैं वो तो उसे स्थानीय स्वशासन की संस्था के रूप में मानते हैं। उनके लिए तो यह एक लोकतंत्र का आदर्श है। और सर्वोदयवादियों की दृष्टि में जो चाहते हैं कि समाज के सभी वर्गों का, सभी व्यक्तियों का उदय हो, भाग्योदय हो, उनका शोषण तिरस्कार मिटे, उनकी दृष्टि में यह शोषक पद्धति का स्थान पाने वाली एक सामाजिक व्यवस्था की ढाल है। जो शोषक पद्धति पहले से चल रही है उसको बदल के एक नई सामाजिक व्यवस्था लाने की एक ढाल है। तो ये 3 दृष्टिकोण हैं पंचायती राज के। बलवंतराय मेहता समिति में हमने पढ़ा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, पंचायत समिति को कार्यात्मक इकाई और जिला परिषद को पर्यवेक्षणात्मक इकाई बनाने की सिफारिश की थी। बलवंतराय मेहता समिति के बाद जो अगली समिति स्थापित की गई थी 1977 में, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए अध्ययन किया और कुछ सिफारिशें दी। जैसे अशोक मेहता समिति का पहली सिफारिश थी कि त्रिस्तरीय पद्धति के स्थान पर द्विस्तरीय पद्धति अपनाई जानी चाहिए, यानी कि जिला परिषद और मंडल पंचायत। अर्थात मेहता समिति ने जो कहा था कि जिला परिषद होनी चाहिए, पंचायत समिति होनी चाहिए, ग्राम पंचायत होनी चाहिए, उसकी जगह पे अशोक मेहता ने कहा जिला परिषद होनी चाहिए और मंडल पंचायत होनी चाहिए। तो नीचे की जो 2 इकाइयाँ हैं, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, उनको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। मंडल पंचायत
इतनी बड़ी हो कि ग्राम पंचायत से तो बड़ी हो लेकिन पंचायत समिति से छोटी हो। इस प्रकार से 2 स्तर होने चाहिए पंचायती राज व्यवस्था के। ये मंडल पंचायतें 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पर गठित की जाएंगी। दूसरी सिफारिश थी कि जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी माना जाए और जिला परिषद को समस्त विकास कार्यों का केंद्र बिंदु बनाया जाए। पंचायती राज संस्थाएं समिति प्रणाली के आधार पर अपने कार्यों को संपन्न करेंगी। अर्थात पंचायती राज संस्थाओं के जो सदस्य चुन के आएंगे जिला परिषद और मंडल पंचायत के, वो सदस्य जैसे जो समितियां होती हैं, हमने पिछले अपनी क्लासों में पढ़ा है, जिला परिषद समिति व्यवस्था के माध्यम से काम करती है, समिति होती हैं, 5 स्थायी समिति होती हैं, ऐसे पंचायत समिति में समितियाँ होती हैं। तो समिति प्रणाली के आधार पर काम करेंगी, विषयों के आधार पर समितियाँ बनाई जाएंगी और उस आधार पर कार्य करेंगी। जिलाधीश सहित जिला स्तर के सभी अधिकारी जिला परिषद के अधीन रखे जाएंगे। ये क्रांतिकारी सिफारिश थी कि जिला कलेक्टर जिला परिषद के अधीन होगा। न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों में नहीं मिलाया जाना चाहिए। अर्थात जो न्याय पंचायतें होती हैं, ग्रामीण स्तर पर जो आपसी झगड़े, जो विवाद होते हैं, उनका जो निपटारा करती हैं, अब ऐसी न्याय पंचायतें नहीं होती, तो उन न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। अर्थात पंचायती राज की जो अवधारणा है वो विकासात्मक इकाइयों के रूप में है, उनकी अवधारणा है, और न्याय पंचायतों को उनसे अलग रखना चाहिए। न्याय पंचायत की अध्यक्षता योग्य न्यायाधीश करे। निर्वाचित न्याय पंच को उनके साथ संबद्ध कर दिया जाए तो अच्छा होगा। कर व्यवस्था के संबंध में सिफारिश थी कि पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने के अधिकार दिए जाने चाहिए, जिससे कि वे अपने आय के साधनों को बढ़ाकर सरकार पर निर्भरता कम कर सकें। एक अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि पंचायती राज के मामलों में राजनीतिक दलों को हिस्सा लेने की खुली छूट दी जाए। अर्थात जो निर्वाचन होते हैं पंचायती राज के, पंचायती राज संस्थाओं के, उनमें राजनीतिक दलों को भाग लेने की छूट दी जाए। दलीय आधार पर चुनाव होने चाहिए। हम देखते हैं कि गांव में जो ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो दलीय आधार पर चुनाव नहीं होते, वहाँ पार्टियों के सिंबल नहीं दिए जाते, प्रतीक नहीं दिए जाते, प्रत्येक व्यक्ति निर्दलीय होता है, व्यक्तिगत तौर पर चुनाव लड़ता है। लेकिन ऊपर के जो स्तर हैं पंचायत समिति और जिला परिषद, उनमें दलीय आधार पर चुनाव होते हैं, क्योंकि दल लोकतंत्र की प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। SC ST अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए चुनाव क्षेत्र आरक्षित होने चाहिए और महिलाओं के लिए भी उनमें स्थान आरक्षित होने चाहिए। इस प्रकार अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए क्रांतिकारी सिफारिशें की थी। द्विस्तरीय पंचायती राज हो, राजनीतिक दलों की सहभागिता हो, जिलाधीश को जिला परिषद के अधीन कर दिया जाए। ये सिफारिशें क्रांतिकारी सिफारिशें मानी जाती हैं। अशोक मेहता समिति के बाद पंचायती राज की प्रगति में जिस समिति का योगदान माना जाता है वो है GKV राव समिति। GKV राव समिति ने पंचायत राज को मजबूत करने के लिए कई सुझाव दिए, जैसे योजनाएं तैयार करने, निर्णय लेने, उनको लागू करने का कार्य पंचायतों को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि वो जनता के अधिक निकट हैं। राज्य की शक्ति को जिला स्तर पर पंचायतों को सौंपना आवश्यक है। जिला स्तर पर सभी कार्यालय स्पष्ट रूप से जिला परिषद के अधीन होने चाहिए।
कृषि, पशुपालन, सहकारिता विभाग, सिंचाई विभाग, प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जलापूर्ति विभाग, जिले की सड़कें, ग्राम उद्योग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कल्याण, महिला कल्याण, ऐसे जो विभाग हैं ये सभी विभाग जिला परिषद को दे देने चाहिए। कार्य संपादन के लिए जिला परिषद को विभिन्न समितियों का गठन करना चाहिए, अर्थात समिति व्यवस्था के आधार पर कार्य करना चाहिए। जिला स्तर के नीचे पंचायत समिति या मंडल पंचायतें गठित की जानी चाहिए। इनका गठन व संरचना जिला परिषद जैसी होनी चाहिए। प्रत्येक गांव में ग्राम सभा होनी चाहिए। जो समाज सेवी संस्थाएं गांव में काम कर रही हैं, पंचायतों को विभिन्न समितियों के माध्यम से उनकी सेवाएं लेनी चाहिए, अर्थात पंचायत उनसे सहयोग प्राप्त कर सकती है। एक अगली समिति थी एल.एम. सिंघवी समिति। 1986 में समिति को गठित किया गया था और समिति ने ग्राम पंचायतों को अधिक विकास की क्षमता बनाने वाली इकाइयों के रूप में पुनर्गठित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भाई ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया जाए और इनको एक ऐसी इकाई बनाई जाए जिससे ये विकास को अधिक अच्छे रूप से कर सकें। इन इकाइयों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन दिए जाएं और निर्वाचन, निलंबन, अर्थात जैसे कोई पंचायती राज इकाई है, उसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है लेकिन कार्यकाल से पहले ही जैसे उसको भंग कर दिया है, निलंबित कर दिया, भंग भी नहीं किया लेकिन सस्पेंशन कर दिया, सदस्यों के अधिकार छीन लिए, तो वो इकाई प्रभावहीन हो जाती है। तो निर्वाचन संबंधी मामले, निलंबन संबंधी मामले, अतिलंघन यानी अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने संबंधी मामले, उनका विघटन करना, ऐसे मामलों से उत्पन्न विवाद के निपटार के लिए एक पंचायती राज ट्रिब्यूनल होना चाहिए, पंचायती राज अधिकरण होना चाहिए। अगर उनको ऐसा लगता है कि इस संस्था ने अधिकारों का उल्लंघन किया है या किसी संस्था को सरकार ने उसके उपक्रम को रोका है, तो ऐसे मामले पंचायती राज उपकरण में जाने चाहिए। पी.के. थुंगन समिति, यह समिति कर्मचारियों, जनता की शिकायतों और पेंशन के केंद्रीय मंत्रिमंडल से सम्मत थी। यह समिति जिला योजना के लिए जिले में राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे के प्रकार पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई थी। इस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक रूप से मान्यता दिए जाने की सिफारिश की थी। समिति का मानना था जिला परिषद पंचायती राज की धुरी होनी चाहिए। ऐसी सिफारिश, जिला परिषद पंचायती राज की धुरी होनी चाहिए, ऐसी सिफारिश अशोक मेहता समिति ने भी की थी, क्योंकि यह जिले में योजना बनाने और विकास की एजेंसी है और यही पंचायती राज का सबसे प्रभावी स्तर है। कौन सा? जिला परिषद। इस समिति का ऐसा मानना था। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होना चाहिए और वे 6 महीने से अधिक समय तक निरस्त नहीं रहनी चाहिए। जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अधिशासी अधिकारी बनाया जाना चाहिए। कलेक्टर को विकास और प्रशासन में सहायता देने के लिए एक अतिरिक्त कलेक्टर का पद सरकार को स्वीकृत करना चाहिए, सृजित करना चाहिए। इस प्रकार ये थुंगन समिति की सिफारिशें थीं। इन समितियों की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में समय समय पर सुधार किए। फिर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया और वो अधिनियम लागू हुआ। पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिली, समय से उनके निर्वाचन होने लगे।
पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को स्थानों का आरक्षण मिला। पंचायती राज संस्थाओं के कार्य परिभाषित किए गए। इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं का जो विकास क्रम है वो एक क्रमबद्ध तरीके से विकास हुआ है। आज पंचायती राज संस्थाएं काफ़ी सुदृढ़ स्थिति में हैं। संवैधानिक दृष्टि से उनकी एक पहचान है। हालांकि कुछ मामलों में, जैसे वित्तीय मामलों में, वो अभी भी उनकी लचर स्थिति है और उम्मीद की जाती है कि आने वाले भविष्य में पंचायतों को वित्तीय दृष्टि से भी सुदृढ़ बनाया जाएगा। धन्यवाद।